आज देश में हर नागरिक को 5 बुनियादी चीजें जरूर चाहिए। जाहिर सी बात है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली और पानी। भारत में 2021 से 2025 के दौरान जल जनित यानी वाटर बोर्न बीमारियों के 1,70,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि CWMI की रिपोर्ट बताती है कि हर साल भारत में दूषित पानी पीने से लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। और अगर इस समस्या को समय पर हल नहीं किया गया तो 2030 तक लगभग 60 करोड़ लोग पानी की कमी और दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे होंगे। यही है आज तीसरी आंख की बात, जिसमें हम जल की बात करने वाले हैं। जल को जीवन कहा जाता है, लेकिन जब यही जल दूषित हो जाता है तो ये जहर बन जाता है। जीवन पर ही संकट मंडराने लगता है। दिसंबर 2025 में इंदौर, जो देश का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, वहां के भागीरथपुरा इलाके में नल का पानी पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। कारण था सीवर का पानी पीने की वजह से, यानी कि जो सीवर का पानी था वो पाइप में घुस गया था, पीने वाले पाइप में, और उसकी वजह से ये सब हुआ। यमुना नदी में फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर सुरक्षित सीमा से 37 गुना ज्यादा है। देश के 440 जिलों में भूजल में नाइट्रेट की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। 6 करोड़ से ज्यादा लोग फ्लोराइड से दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं आज। तो सवाल ये है कि आजाद भारत के 8 दशक के बाद भी हम अपने नागरिकों को साफ पानी नहीं दे पा रहे। नमामि गंगे पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा और यमुना मैली क्यों हैं? दुनिया के कुछ देशों ने यह काम कैसे कर दिखाया? उन्होंने अपनी नदियों को साफ कैसे कर दिया? तीसरी आंख में आज जल प्रदूषण का पूरा सच हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस डरावनी तस्वीर की। उसे समझना बहुत जरूरी है। जो आंकड़े पेश करते हैं, भारत के पास दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन दुनिया के सिर्फ 4% ताजा पानी के स्रोत हैं और इस सीमित पानी को भी हम बर्बाद करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB की 2025 की रिपोर्ट ये बताती है कि देश की 271 नदियों में 296 प्रदूषित नदी खंड हैं। यानी कि प्रदूषित नदी खंड का मतलब यह है कि वो खास हिस्सा होता है जहां पानी को गुणवत्ता इंसान के इस्तेमाल के लिहाज से घातक पाई जाती है। जिसमें 2005 में देश की नदियों में ये संख्या 71 थी। यानी 20 साल में नदी प्रदूषण करीब 4 गुना बढ़ चुका है। देश के शहर रोज 72,368 मिलियन लीटर सीवेज पैदा करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की क्षमता सिर्फ 31,841 मिलियन लीटर की है और इसमें से भी असल में ट्रीट होता है केवल 20,235 मिलियन लीटर। यानी देश का 72% से ज्यादा सीवेज बिना ट्रीटमेंट के सीधे नदियों, झीलों और जमीन में चला जाता है। भूजल की तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक है। जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट ये साफ कर देती है। इसके मुताबिक जांचे गए 15,259 स्थानों में से 19% में नाइट्रेट खतरनाक स्तर पर है, 9% में फ्लोराइड, 3% में आर्सेनिक और 6% में यूरेनियम की मात्रा सुरक्षित सीमा से ऊपर पाई गई है। फ्लोराइड से अकेले देश के 21 राज्यों के 6 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आर्सेनिक से 25 राज्यों के 230 जिले प्रभावित हैं। राजस्थान और पंजाब के भूजल में यूरेनियम मिला है जो रेडियो एक्टिव है। बहुत खतरनाक बात है ये। वहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में आर्सेनिक मिला पानी पीने वाले लाखों लोगों के अंदर धीरे धीरे जहर जाता जा रहा है और इसका रिजल्ट ये है जो सामने है।
आईसीएमआर के आंकड़े बताते हैं कि हर साल करीब 3,77,00,000 लोग इसी जहरीले पानी की वजह से बीमार हो जाते हैं। प्रदूषण की सबसे बड़ी जो वजह है वो अनट्रीटेड सीवेज है, लेकिन ऑफ कोर्स सिर्फ वही कारण नहीं है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो केमिकल्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं, फार्म से निकलते हैं, प्लास्टिक वेस्ट, कंस्ट्रक्शन डेब्री, और इवन जो नदियों के जो फ्लड प्लेन्स हैं, उन पर जो अतिक्रमण हो रहा है वो भी वजह है। असली समस्या ये है कि हम नदियों का जो लिविंग इकोसिस्टम है उसकी जगह हम उसको एक ड्रेनेज चैनल बना रहे हैं और उसी की तरह उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया है। इसीलिए ये सब वापस हम तक एक ड्रेन की तरह वापस आ रहा है। जो नदी हमें सुख देती थी अब वही हमें मुश्किलों में डाल रही है। अगर देश के जल प्रदूषण का चेहरा देखना हो तो यमुना नदी को एक बार देख लीजिए। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सब हम पढ़ते आए हैं। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, लेकिन दिल्ली से गुजरने के बाद ये नदी एक नाले में बदल जाती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना में फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर 92,000 एमपीएन प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज किया गया, जबकि नहाने के लिए सुरक्षित सीमा 2,500 एमपीएन है, यानी कि 37 गुना ज्यादा। आईएसबीटी ब्रिज और असगरपुर जैसी जगहों पर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्तर अब 0 पहुंच चुका है। ज्यादातर जलीय जीवों के लिए ऐसे हालात में जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। यमुना की कुल लंबाई का केवल 2% हिस्सा दिल्ली में आता है, लेकिन कुल प्रदूषण का 76% अकेले दिल्ली से आता है। दिल्ली हर रोज करीब 792 मिलियन गैलन सीवेज पैदा करती है, लेकिन ट्रीटमेंट क्षमता 667 मिलियन गैलन की ही है। अब बात यह है कि दिल्ली में यमुना की सफाई पर हो रहे खर्च की। 2008 से 2020 के बीच यमुना सफाई पर 6,856 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। आज 2026 में भी नदी उतनी ही ज्यादा प्रदूषित है, बल्कि कई पैमानों पर तो और ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सिर्फ यमुना की बात नहीं है, पूरे देश के हालात ये हैं। महाराष्ट्र में 54 प्रदूषित नदी खंड हैं। कानपुर में 1,000 चमड़ा कारखानों से गंगा में क्रोमियम और दूसरे जहरीले रसायन घुलते रहे हैं। हैदराबाद की मूसी नदी में अब 90% प्रवाह सिर्फ सीवेज का है। अहमदाबाद की साबरमती में बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 292 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गई है। यमुना की समस्या टेक्नोलॉजी से ज़्यादा गवर्नेंस की है। कानून हैं, बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन और पैसा भी बहुत खर्च हुआ है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसके लिए जहाँ एजेंसी जिम्मेदार हैं, लेकिन जब नदी गंदी रहती है तो किसी को जिम्मेदारी तक नहीं हो कोई लेता। और अगर हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी नदी में स्वेज जा रहा है तो ये ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन फेलियर है, करप्शन है, जिसको पकड़ा नहीं जा रहा। यमुना जो है वो केवल 2% उसका हिस्सा दिल्ली से गुजरता है, लेकिन अगर प्रदूषण देखें तो 70% यमुना में जो प्रदूषण है उसका जिम्मेदार यही वो इलाका है। तीनों अगर हम अपशिष्ट देखें, ठोस, औद्योगिक या घरेलू सीवेज, तो इसमें 70 से 80% जो प्रदूषकों की संख्या यमुना में प्रवाहित होती है उसमें घरेलू सीवेज आता है, जिसका मुख्य कारण है कि कई स्थानों पर एसटीपी नहीं है। जहां पर एसटीपी है वहां पर कई एसटीपी जो है अपनी क्षमता से कम काम कर रही है, और साथ साथ अनाधिकृत कॉलोनियां जो है वहां से सीवेज सीधा ही यमुना में प्रवाहित करा जा रहा है। जो डूब क्षेत्र है उसके आसपास भी लोगों ने अनाधिकृत रूप से सीवेज प्रवाहित करना शुरू करा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि औद्योगिक जो अपशिष्ट है, जिनमें बड़ी मात्रा में लेड है, क्रोमियम है, मर्क्यूरी है, जो बहुत ही खतरनाक होती है जीव जंतुओं के लिए भी,
वो भी लगभग 20% जिम्मेदार है यमुना के प्रदूषण के लिए, बहुत ही खतरनाक रासायनिक प्रदूषण। 2014 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन शुरू किया। 20,000 करोड़ रुपए के बजट से गंगा को निर्मल और अविरल बनाने का वादा भी कर दिया। 2019 तक सुधार का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2019 आया और चला गया, 2020 आया और चला गया, 2024 में भी नदी वैसी की वैसी मैली रही। जुलाई 2025 तक नमामि गंगे में 502 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, जिनमें से 323 पूरे हुए। कुल बजट 26,824 करोड़ रुपए, लेकिन जून 2024 तक केवल 18,033 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 तक गंगा की सफाई के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन पानी कितना साफ हुआ आप खुद जाकर देख लीजिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी की कहानी और चौंकाने वाली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों और सीपीसीबी की जांच में सामने आया है कि नमामि गंगे के तहत काम कर रहे एसटीपी बड़ी संख्या में तय मानकों पर खरे नहीं उतर पा रहे। यानी कई राज्यों में करोड़ों की मशीन तो लगी है, लेकिन वो पानी को उस स्तर तक साफ ही नहीं कर पा रही जिससे कि नदी सुरक्षित हो पाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार बार फटकार लगाता है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बेकार पड़े फंड, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की कमी और पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर की कमी को मिशन की नाकामी की वजह बताया। जल शक्ति मंत्रालय ने खुद एनजीटी को बताया कि फेज 1 में काम इसलिए धीमा रहा क्योंकि डीपीआर यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की गुणवत्ता खराब थी। जानकार ये कह रहे हैं कि एसटीपी बनाना तो जरूरी है, लेकिन ये अकेला समाधान नहीं है। पारंपरिक सेप्टिक टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी के प्राकृतिक बहाव यानी अविरल धारा को बनाए रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ये सोचना गलत है कि नदियां और जल स्रोत एक बार प्रदूषित हो जाएं तो वो ठीक नहीं हो सकते। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। दुनिया में कई देशों ने ये करके दिखाया है। आइए उन सफलता की कहानियों से कुछ सीखते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा, लेकिन यह आपको याद दिलाना जरूरी है। पहली बात करते हैं इंग्लैंड की थेम्स नदी की, जिसकी आपने कई बार चर्चा सुनी होगी। साल 1957 तारीखी गवाह हैं कि लंदन की लाइफलाइन कही जाने वाली थेम्स नदी को वैज्ञानिकों ने बायोलॉजिकली डेड यानी कि जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया था। हालात इतने ज्यादा बुरे थे, मौत की सनक ऐसी कि पानी में ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं था। सदियों का औद्योगिक कचरा, फैक्ट्रियों का जहर और इंसानी मलमूत्र सब नदी में कुर्बान हो चुका था। इस नदी को दुनिया के सबसे बड़े खुले गंदे नाले में तब्दील किया जा चुका था। पानी में एक भी मछली जिंदा नहीं बच सकती थी। जो थेम्स कभी ब्रिटेन की शान थी, वो एक बदबूदार नाला बन चुकी थी, एक बदबूदार लाश बन चुकी थी। लेकिन आज क्या है आज की तस्वीर आपको चौंका देगी। जो नदी मर चुकी थी, आज वो सांस ले रही है, खूबसूरत दिख रही है। आज थेम्स में 125 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां खुशी से तैर रही हैं। नदी के किनारों पर सील्स अटखेलियां कर रही हैं और उदबिलाव वापस लौट आए हैं। एक मरी हुई नदी को दोबारा जिंदा करने का यह करिश्मा कोई जादू नहीं था। ब्रिटिश मीडिया, चाहे वो बीबीसी हो या द गार्जियन, और पर्यावरण संगठनों की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इसके पीछे एक सख्त कानूनी जंग थी। दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का अजूबा था। ब्रिटेन ने अपनी इस लाइफलाइन को बचाने के लिए 3 मोर्चों पर एक साथ हमला बोला। पहला मोर्चा, सख्त कानून। सरकार से उद्योगों की मनमानी पर ऐसी नकेल कसी गई
कि फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी की एक बूंद भी बिना ट्रीटमेंट के नदी में नहीं जा सकती थी। भारी जुर्माने तय किए गए उसके लिए। दूसरा मोर्चा, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। नदी को साफ करने के लिए लंदन के पुराने सीवेज सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया गया। और तीसरा क्या है? सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है थेम्स टाइडवे टनल। इस ब्रह्मास्त्र को लंदन का सुपर सिवर कहा जाता है। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे थेम्स नदी के ठीक समानांतर बनाई गई ये 24 किलोमीटर लंबी और बेहद विशालकाय अंडरग्राउंड सुरंग है। इसकी लागत करीब 4.2 अरब पाउंड यानी कि 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। साल 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ ये सुपर सिवर लंदन के उस सारे गंदे पानी और सीवेज को सीधा सोख लेता है, मतलब अलग कर देता है सिस्टम से, नदी से, जो पहले भारी बारिश के दौरान ओवरफ्लो होकर सीधे थेम्स नदी में गिर जाता था। अब वो गंदा पानी नदी में नहीं जाता बल्कि इस टनल के रास्ते सीधे ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। ब्रिटेन ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ है तो बजट सही जगह लगेगा और कानून का डंडा सख्त हो तो मौत के मुंह में जा चुकी नदियों को भी जिंदा किया जा सकता है। अब बात करते हैं सिंगापुर की। साल 1970। आज जिस सिंगापुर को हम दुनिया की सबसे चकाचौंध और साफ सुथरी जगह मान रहे हैं, 50 साल पहले उसकी हकीकत कुछ और ही थी। सिंगापुर की मुख्य नदियां उस वक्त कोई नदियां नहीं थी बल्कि बेहद बदबूदार काले और जहरीले नाले की तस्वीर थी। जहाजों का कचरा, सूअर, बत्तख फार्मों की गंदगी, सीधे नदी में खुलने वाले हजारों कच्चे शौचालय इस पानी को इतना जहरीला बना चुके थे कि वहां सांस लेना तक मुश्किल था। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने इस तबाही को देखा और एक ऐतिहासिक कसम खा ली। और फिर शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा क्लीन अप मिशन। साल 1977। सरकार ने किसी कछुआ चाल से नहीं बल्कि सीधे मिशन मोड में कदम रखा। द स्ट्रेट टाइम्स और सिंगापुर के नेशनल आर्काइव्स के दस्तावेज ये बताते हैं कि इस महाअभियान के लिए सरकार की 11 एजेंसियां एक साथ एक टीम बनाकर मैदान में उतरी। राजनीति का तालमेल दुनिया ने पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। लेकिन यह सफाई आसान नहीं थी। इसके लिए सरकार को कड़े और कड़वे फैसले लेने पड़े। जरा आंकड़ों पर गौर करिए। नदी को जहर दे रहे 610 पशु फार्मों को फौरन बंद किया गया। नदी किनारे कचरा फैलाने वाले 5000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को आधुनिक साफ सुथरे हॉकर सेंटर्स में शिफ्ट किया गया। और सबसे बड़ा मानवीय कदम तो ये था कि नदी किनारे झुग्गियों में रहने वाले 46,000 झुग्गी वासियों को सम्मानजनक पक्के फ्लैट्स देकर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। पूरे 10 साल दिन रात चली ये जंग, सफाई की जंग। इस अथक लड़ाई का नतीजा क्या हुआ? साल 1987 आते आते सिंगापुर की नदियों में जिंदगी ने दोबारा दस्तक दी। मछलियां वापस लौट आई। लेकिन सिंगापुर यही नहीं रुका। आज सिंगापुर के पब्लिक यूटिलिटीज बोर्ड की बदौलत ये देश दुनिया में वाटर मैनेजमेंट का अल्टीमेट रोल मॉडल है। उन्होंने एनी वाटर जैसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाई जो गंदे पानी को रिसाइकल करके इतना शुद्ध बना देती है कि वो सीधे पीने लायक हो जाता है। सिंगापुर की कहानी चीख चीख कर दुनिया को बताती है कि नदियां सिर्फ साफ करने से साफ नहीं होती, उसके लिए एक सिस्टम को अपनी सोच साफ करनी पड़ती है। झुग्गी वासियों को घर, दुकानदारों को रोजगार और प्रदूषण फैलाने वालों को पर सख्त वार। जब 11 एजेंसियां एक संकल्प करके साथ मिलती हैं तो एक गंदा नाला भी देश की तकदीर को एक बड़ी पहचान में बदल सकता है।
लंदन, सिंगापुर के बाद अब बात करते हैं तीसरी कहानी की। और ये कौन सा देश है? ये है जॉर्जिया। यहाँ के लोग सीधे नल के नीचे ग्लास लगाते हैं और गट-गट पानी पी जाते हैं। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई आरओ की जरूरत नहीं। ये करिश्मा कैसे हुआ, जरा सोचिए। आपके देश में तो इस वक्त दुनिया भर के आरओ का बड़ा बाजार है। पानी को साफ करके पीने का अब पूरा एक चलन बन चुका है, लेकिन जॉर्जिया में ऐसा नहीं होता। सीधा ग्लास लगाया और पानी पिया। इस शुद्धता के पीछे क्या है? एक जबरदस्त सिस्टम, बेजोड़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और 24 घंटे चलने वाला कड़ा पहरा है। इसकी पूरी कहानी की असली रीढ़ की हड्डी है वहां की वाटर मैनेजमेंट कंपनी, जॉर्जियन वाटर एंड पावर। इस कंपनी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके लैब्स को मिला है ISO 17025 का अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन, जिसका मतलब यह है कि यहां की गई टेस्टिंग पर दुनिया का कोई भी देश उंगली नहीं उठा सकता। यहां पानी की जांच रोज या हफ्ते में नहीं होती, बल्कि हर एक घंटे में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के 53 कड़े पैमानों पर पानी को हर 60 मिनट में परखा जाता है। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो सिस्टम तुरंत अलर्ट मोड पर आ जाता है। लेकिन जॉर्जिया का अतीत ऐसा नहीं था, वो जानना बहुत जरूरी है। सोवियत संघ के टूटने के बाद यहां का पानी का ढांचा पूरी तरह तबाह हो चुका था। जंग लगे पाइप थे और गंदा पानी आता था। मगर फिर आई राजनीतिक जवाबदेही। सरकार ने भी ठान लिया कि नागरिकों की सेहत से समझौता नहीं होगा। उन्होंने कई कड़े कानून बनाए, यूरोपियन बैंकों से करोड़ों का निवेश जुटाया, सोवियत काल के पुराने पाइपों को उखाड़ दिया और बिछाया आधुनिक टेक्नोलॉजी का जाल। जॉर्जिया की यह कहानी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक देती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी गवाही देती हैं कि जनता को साफ पानी देने के लिए बड़ी बड़ी तिजोरियां नहीं, बल्कि बड़ी और साफ नीयत की जरूरत होती है। अगर जॉर्जिया ये कर सकता है तो दुनिया का और कोई देश क्यों नहीं कर सकता है, और हम क्यों नहीं? भारत में जल प्रदूषण की सबसे बड़ी मार उन पर पड़ रही है जो पहले से कमजोर हैं। गरीब किसान, आदिवासी बच्चे। आपदा यह है कि जब यह कमजोर तबका खराब पानी की वजह से बीमार पड़ता है, संकट में आ जाता है, तो उसके पास उबरने के लिए कोई संसाधन भी नहीं होता। नतीजन देश की बड़ी आबादी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। राजस्थान के बाड़मेर, नागौर और जयपुर के 25% से ज्यादा कुओं में फ्लोराइड की मात्रा सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा है। फ्लोरोसिस बीमारी से पीड़ित मरीजों के जोड़ जाम हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। राजस्थान में ही अकेले 31 मिलीग्राम प्रति लीटर तक फ्लोराइड पाया गया, जबकि सुरक्षित सीमा 1.5 मिलीग्राम है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं। बहुत खतरनाक है ये। आर्सेनिक का जहर धीरे धीरे काम करता है, त्वचा पर घाव कर देता है, कैंसर देता है, किडनी फेल्योर करता है। किसानों के लिए ये दोहरी मार होती है, क्योंकि आर्सेनिक युक्त सिंचाई से खाद्यान्न भी दूषित हो रहे हैं। 2017 से 2022 के बीच हैजा, डायरिया, टाइफाइड और वायरल हेपेटाइटिस से देश में 10,738 मौतें दर्ज की गई हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स मानते हैं, असल में ये संख्या इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मौतें अक्सर दर्ज नहीं होती। दिसंबर 2025 का इंदौर कांड याद कीजिए, जो शहर 8 साल से देश का सबसे साफ सुथरा शहर का खिताब जीत रहा था। वहां सिवर पाइपलाइन में लीकेज होने से पीने के पानी में मल मिल गया। सोचिए, 30 लोगों की जान चली गई, 1400 लोग बीमार पड़ गए। ये बताता है कि बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से कभी भी आपदा आ सकती है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बात तो करते हैं, हम विश्व गुरु बनने का दम्भ भी रखते हैं, लेकिन हकीकत का आईना यह है कि आज भी हम अपने करोड़ों नागरिकों को एक गिलास साफ पानी तक नहीं दे सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी सामूहिक और प्रशासनिक विफलता है।
थेम्स नदी एक बार मर गई थी, लेकिन इंसानी संकल्प ने उसे फिर जिंदा कर दिया। सिंगापुर ने सीवर से भरी नदियों को साफ कर दिया। हमारे अपने देश में इस वक्त नल से पानी पीने वाली परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में यह हो क्यों नहीं सकता? यहां तक कि पूरे देश में साफ पानी क्यों नहीं मिल सकता? इसके लिए चाहिए 3 चीजें। एक, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो नदी सफाई को वोट में नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानने में यकीन करे। पारदर्शिता चाहिए और जवाबदेही चाहिए। हर एसटीपी का रियल टाइम डेटा सार्वजनिक हो। अधिकारी विफल हो तो उन पर कार्रवाई हो। नागरिक भागीदारी, हम खुद को भी ये तय करना होगा कि हम गंदगी नदियों में ना फेंकें, तालाब गंदा ना करें। कचरा नदी में जाता है तो हमारे पास ही लौट कर आता है। और आप अपने घर पर क्या कर सकते हैं, ये आपको फैसला लेना होगा। पानी बर्बाद मत करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाइए, अपने नल पाइप के लीकेज ठीक कराइए, और अगर आपके इलाके में नाला या नदी में कचरा जा रहा है तो आवाज भी उठाइए। यह आपका अधिकार है और आपकी जिम्मेदारी भी है। तीसरी आंख में आपके लिए जनहित के ऐसे ही मुद्दे और आते रहेंगे। आपके पास भी ऐसा कोई गंभीर मुद्दा है तो हमें लिखकर जरूर भेजिए।